नमस्कार। चलिए आज भारत की फाइनेंशियल हेल्थ का एक चेकअप करते हैं। देखते हैं कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। और इस चेकअप का सबसे जरूरी हिस्सा है देश का पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक कर्ज। तो आखिर ये टॉपिक अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है? वजह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की हाल ही में आई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ना एक बड़ी चेतावनी है, एक वार्निंग जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए इस रिपोर्ट कार्ड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक तरफ तो सब कुछ अच्छा है। देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ आराम से 6.5% के आसपास है, जो कि काफी स्ट्रांग है। बैंकिंग सेक्टर भी बिल्कुल A1 है, हेल्दी है, और महंगाई यानी इन्फ्लेशन वो भी सिर्फ 2.8% पर, बिल्कुल कंट्रोल में। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी में एक लेकिन होता है, और यहाँ वो लेकिन है देश का लगातार बढ़ता हुआ पब्लिक डेब्ट। तो इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पब्लिक डेब्ट होता क्या है। देखिए, इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। पब्लिक डेब्ट का मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर जितना भी पैसा उधार लिया है, चाहे वो देश के अंदर से हो या बाहर से। सिंपल, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परिवार का टोटल लोन होता है, जिसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब कुछ जुड़ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कर्ज किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। भारत के टोटल कर्ज का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 96.6%, वो देश के अंदर से ही लिया गया है। इसे कहते हैं इंटरनल डेट। और सिर्फ 3.4% ही है जो बाहरी स्रोतों से लिया गया है, यानी एक्सटर्नल डेट। तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ये पैसा उधार लेती कहाँ से? इंटरनल डेट के मेन सोर्सेज हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और स्मॉल सेविंग स्कीम्स। हाँ, ये वही स्कीम्स हैं जहां हम और आप जैसे आम लोग अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं। और जब बात एक्सटर्नल डेट की आती है, तो वो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाओं से लिया जाता है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि पब्लिक डेब्ट क्या है और कहां से आता है। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये इतनी बड़ी चिंता का विषय क्यों है। रिपोर्ट का जो सबसे हेडलाइन वाला आंकड़ा है वो ये है कि भारत का पब्लिक डेब्ट उसकी जीडीपी के 80% से भी ज्यादा हो चुका है। इस नंबर को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अगर देश की कुल कमाई 100 रुपए है, तो उस पर 80 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। ये काफी ज्यादा है। तो इस भारी भरकम कर्ज का असर क्या होता है, जरा सोचिए। वापस उस परिवार वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। जब लोन ज्यादा होता है तो कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ ब्याज यानी इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है ना? इसका सीधा मतलब है कि परिवार के जरूरी खर्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई, घर के सामान के लिए पैसा कम बचता है। बिल्कुल यही देश के साथ होता है। सरकार का पैसा जब ब्याज चुकाने में जाता है तो नए स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें बनाने के लिए बजट कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी साइडलाइन कर देता है। मतलब जब सरकार ही मार्केट से इतना पैसा उठा लेती है तो प्राइवेट कंपनीज के लिए निवेश करना मुश्किल हो जाता है, जिससे नए रोजगार भी कम पैदा होते हैं। तो अब दिमाग में सवाल यही आता है कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? हमारा कर्ज इतना ज्यादा हो कैसे गया? चलिए अब इसके पीछे के कारणों को, इसके कॉजेस को आराम से समझते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है लगातार बना रहने वाला फिस्कल डेफिसिट। आसान शब्दों में, सरकार का खर्च उसकी कमाई से हमेशा ज्यादा रहता है। इस गैप को भरने के लिए हर साल उधार लेना पड़ता है। इसके अलावा सब्सिडीज, सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज और पेंशन्स पर होने वाला भारी खर्च, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और फिर हाल के सालों में, खासकर कोविड-19 महामारी के टाइम जो इमरजेंसी खर्च हुए, उसने इस कर्ज के बोझ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ओके, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके कारण भी समझ लिए। अब सवाल है कि इलाज क्या है, आगे का रास्ता क्या है। चलिए देखते हैं कि आरबीआई ने इस फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए क्या नुस्खा, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है। आरबीआई ने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान सामने रखा है। स्टेप 1, एक टारगेट सेट करो। साल 2031 तक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को घटाकर 50% के आसपास लाना है। स्टेप 2, स्मार्ट डेब्ट मैनेजमेंट, मतलब ऐसी टेक्निक्स यूज करना जैसे बॉन्ड स्विचिंग। इसका बस इतना मतलब है कि आप अपने महंगे लोन को सस्ते लोन से रिप्लेस कर रहे हैं ताकि लंबा फायदा हो। स्टेप 3, सरकार को अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। इसके लिए टैक्स कलेक्शन सिस्टम को बेहतर करना होगा और सब्सिडीज में जो पैसा लीक होता है उसे रोकना होगा। और आखिरी स्टेप 4, गवर्नेंस सुधारना, जिसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का सुझाव है, जो सिर्फ इसी काम पर फोकस करे।
वैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक बहुत ही बैलेंस्ड नजरिया पेश करती है। रिपोर्ट ये मानती है कि मुश्किल समय में, जैसे पैंडेमिक में, इसी पब्लिक डेट ने देश को ग्रोथ और वेलफेयर सपोर्ट करने में मदद की थी। लेकिन रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि ज्यादा कर्ज अपने साथ बड़े खतरे भी लेकर आता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीखें? द फाइनल टेक अवे क्या है? असली चैलेंज, असली कसौटी अब एक बैलेंस बनाने की है। क्या भारत एक तरफ ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने और दूसरी तरफ देश की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पक्का करने के बीच एक सही संतुलन, एक राइट बैलेंस बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि भारत का आर्थिक भविष्य कैसा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।